My dear student, welcome back to Balabiology World. Today another video from Balabiology. आज हम डिस्कस करेंगे क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझने के लिए हमको समझना है लंग. तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि लंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एल्वियोलाई. ठीक, तो आप जानते हैं कि एल्वियोलाई जो है ये क्या होता है, प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. ठीक, तो मैंने यहाँ पर जस्ट एक एल्वियोलाई ड्रॉ किया, सिंगल एल्वियोलाई जो लंग का यूनिट है, एकदम स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. ठीक, अब देखिए एल्वियोलाई इज वेरी वेरी सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरी. ठीक है, ब्लड से एल्वियोलाई सप्लाई रहता है. ठीक, ये मानिए कि एक एल्वियोलर कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल है. ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, एनवायरनमेंट से जब आपने सांस लिया तो आपके सांस के साथ क्या आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आया. ठीक, और आप ये भी जानते हैं कि ब्लड कैरी करके क्या लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. और एक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आया, ये एल्वियोलाई के थ्रू बाहर क्या हो गया, एग्जिट हो गया. और एज वेल एज जो ऑक्सीजन आपने लिया, ये ऑक्सीजन कहाँ पर आया, ये एल्वियोलाई पे आ गया. और इस जगह पे आप और भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या रहता है, एक स्पेशलाइज सेल जिसका नाम होता है आरबीसी. ठीक, तो ये लंग का छोटा सा यूनिट का स्ट्रक्चर जिसका नाम है एल्वियोलाई. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मेंशन करा, सबसे पहला पॉइंट. ठीक, ये पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए. क्या बताया मैंने कि एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, हमने जो ऑक्सीजन अंदर लिया, ये देखिए सांस लिया मैंने और बाद में सांस लेने के बाद छोड़ दिया, जो आपको मुझे पता है कि छोड़ दिया, आपको भी पता है कि भी छोड़ दिया. तो जो सांस लिया उसके साथ ऑक्सीजन अंदर आया और जो सांस छोड़ दिया उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया. तो ये जो गैसियस एक्सचेंज जो हुआ कहाँ पर, ये एल्वियोलाई एंड किसके बीच में, ब्लड वेसल के बीच में हुआ, ब्लड कैपिलरी के बीच में हुआ, जो कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आपका इसके नीचे मौजूद है. तो ये हो गया एल्वियोलाई, LVEOLI. और ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर ब्लड कैपिलरी ऑफ एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी ऑफ एल्वियोलाई. राइट, तो ये देखिए ये हो गया. अब दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ओकार between alveoli and blood is called external respiration. ठीक है, ये बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, देखिए ये एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ये ब्लड है, यहाँ पर ये क्या है, ये ब्लड है. एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज हो गया, इस घटना को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. मतलब आपने ऑक्सीजन को कहाँ पर पाया, कहाँ से पाया, ये गैस ऑक्सीजन गैस ये कहाँ पर मौजूद है बताइए, ये है आपका एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में मौजूद है. तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपने अंदर लिया और अंदर आके एल्वियोलाई में आके वो एक्सचेंज हुआ किसके साथ, यहाँ पर ये ब्लड के साथ. ये जो अंदर दिख रहा है ये क्या है बताइए, ये ब्लड है. ठीक, ब्लड, BLOOD, ब्लड. तो इस घटना को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और दूसरा तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे अब मैंने क्या मेंशन करा, इट ऑल्सो ओकार, इट बोले तो क्या है, गैसियस एक्सचेंज. इट ऑल्सो ओकार बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. किसके बीच में होता है, ब्लड. देखिए एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हुआ उसको बोले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अब ये कहां पर एक्सचेंज हो रहा है कि ब्लड एंड टिश्यू एंड सेल. ब्लड ने तो ले लिया, तो ब्लड ने ये ऑक्सीजन लेके, ये जो ऑक्सीजन ब्लड में लिया, कहां पर लिया, ये अपलोड कर लिया आरबीसी के ऊपर, और ये सप्लाई कर दिया किसको बताइए, ये सप्लाई कर दिया टिश्यू के अंदर. टिश्यू पे ये ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, मानिए कि ये एक टिश्यू है.
टिश्यू, टिश्यू टिश्यू पे ये ऑक्सीजन क्या हो गया, सप्लाई दे दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया, और टिश्यू घुमा के क्या बनाया, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके टिश्यू बनाया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, तो अब देखिए टिश्यू के अंदर और भी क्या है, टिश्यू इज मेड अप ऑफ, यू नो वेरी वेल, टिश्यू इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। तो ये टिश्यू सेल में क्या हुआ बताइए, ये ऑक्सीजन को सप्लाई दे दे, टिश्यू एंड टिश्यू सेल में जो ऑक्सीजन का सप्लाई हुआ, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ पर चला गया, ब्लड में चला गया। ठीक है, तो ये जो घटना है इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, बात ध्यान से समझिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पर हुआ था, एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बात खत्म। और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पर हुआ, ये ब्लड से ऑक्सीजन चला गया टिश्यू एंड टिश्यू सेल में चला गया, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। बात समझने में कोई तकलीफ हुआ बच्चों? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? बच्चों यहाँ पर और एक बात आपको ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर देखिए, मैं ये जो बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, ये एल्वियोलाई है, और इसके नीचे ये क्या डेवलप हुआ, मैं यहाँ पर ये क्या दिखाया बताइए, ये है ब्लड कैपिलरी। ठीक, तो यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ मैं, ये हो गया एल्वियोलाई, और ये क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। एक्चुअली किसका कैपिलरी, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, क्योंकि एल्वियोलाई को घेर के रखा है इसने। और इसके अंदर क्या बह रहा है बताइए, इसके अंदर ये कौन है, आरबीसी है, आरबीसी है, राइट, आरबीसी। ठीक, ये ब्लड जा रहा है। अब देखिए यहां से आपने क्या लिया था, सांस लिया था, सांस लिया था, तो ऑक्सीजन अंदर आया था, ऑक्सीजन अंदर आया था, ये ऑक्सीजन आया आपका नाक से, जो आपको ऑलरेडी पता है, और ये ऑक्सीजन आके अल्टीमेटली कहाँ पर अपलोड हुआ बताइए, ये ऑक्सीजन थ्रू द एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई में आके ये कुछ लेयर क्रॉस करके अल्टीमेटली कहाँ पर आया, यहाँ से एल्वियोलाई से यहाँ तक आने के लिए उसने, गैस ने कुछ लेयर को क्रॉस किया। ठीक है, कुछ लेयर को क्रॉस किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये आरबीसी तक आ पाया, और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाने के लिए फिर से उसने सेम लेयर को क्रॉस किया, तो जाके क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गया, और कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेट सेम मैनर में क्या हुआ बताइए, ये अपना नाक के अंदर से ये बाहर निकल के चला गया। तो इस घटना को हम बोले कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको ये घटना को और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर बनाते कि गैस एक्सचेंज होने के लिए उसको एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को कितना लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये जो जगह मैं कट करने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेयर है, ठीक, ये जो जगह है, ये जगह को ऑक्सीजन को भी क्रॉस करना पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्रॉस करना पड़ा। तो ये जगह हम अगर जूम करके देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कितना लेयर को एक्चुअली क्रॉस करना पड़ा, किसको, गैस को। ठीक है, तो ये पोर्शन को मैंने क्या करा, जूम करके यहाँ पर पुट करूंगा। ठीक, तो देखिए इसके ऊपर, ये ऊपर से मैं ड्रॉ करता, तो ऊपर सबसे पहले आएगा कौन सा, एल्वियोलर सेलुलर लेयर। ठीक, उसके बाद एल्वियोलाई के नीचे जो लेयर वो आएगा, उसके बाद ये एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में जो जगह वो आएगा, उसके बाद ये ब्लड वेसल का सेल आएगा, वगैरह वगैरह ये सब आएगा। तो ये मैं यहाँ पर आपको पुट कर रहा हूँ ये डायग्राम, कि क्रिस्टल क्लियर आइडिया बताने के लिए। अब देखिए एल्वियोलाई का जो लेयर है मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ठीक, तो मानिए कि ये एल्वियोलर सेलुलर लेयर, कौन सा सेलुलर लेयर बताइए बच्चों, एल्वियोलर सेलुलर लेयर। तो ये जो सेलुलर लेयर है, एक्चुअली ये जो सेल है ये फ्लैटेंड सेल रहता है। किस तरह का सेल रहता है बताइए, ये एक्चुअली रहता है फ्लैट टाइप ऑफ सेल, फ्लैट। ठीक, क्योंकि मोटा सेल होगा तो गैस को एक्सचेंज होने के लिए क्या होगा बताइए, तकलीफ जाएगा, पर नेचर ऐसा कभी नहीं करता, बॉडी ऐसा कभी नहीं करता। नेचर
is very beautiful. Our body mechanism is really beautiful and cute, right? तो यहाँ पर किस तरह का सेल रखा बताइए? ये जो सेल है फ्लैटेंड सेल। किस तरह का सेल? एक बार फिर से दोहराइए, इस सेल का नाम है फ्लैटेंड सेल। तो ये सेलुलर लेयर का जो नाम है इसको बोलेंगे एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे इसको? एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, LVOLI। ठीक, तो ये जो गैस का पहला लेयर ये क्रॉस करना पड़ेगा। मानिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन आया ये जगह पे, क्योंकि ये एल्वियोलाई है, ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन सबसे पहले कौन सा लेयर को क्रॉस करेगा? ए लेयर को क्रॉस करेगा। ठीक, अब ए लेयर जब भी क्रॉस करेगा तो ये लेयर के नीचे एक और लेयर रहता है जो अपना एनसीईआरटी में एक साथ बता दिया। ठीक है, ये जो नीचे का ये जो लेयर है, एक्चुअली ये जो एल्वियोलर एपिथेलियम है इसके नीचे वास्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। ठीक, किसका बेसमेंट मेम्ब्रेन? एल्वियोलर एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एल्वियोलर एपिथेलियम सेल है, सेलुलर लेयर, उसके नीचे जो बेसमेंट रहेगा ऑब्वियसली किसका रहेगा? एल्वियोलर एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? तो ये 2 नंबर का लेयर है, नंबर 2, ये 2 नंबर का लेयर है। और ये लेयर का नाम मैंने क्या बताया? मैंने बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम। ठीक, एल्वियोलर एपिथेलियम। ये बात मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, आप लॉन्ग फॉर्म लिख लेना। क्या लिखेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम, एल्वियोलर एपिथेलियम। ये लेयर नंबर 2 जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर यहाँ तक क्रॉस हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस हो गया, राइट? उसके नीचे क्या जगह रहेगा वो मैं बाद में मेंशन करता, पर यहाँ पर बीच में देखो ये लेयर क्रॉस हो गया। ये जो लेयर है इसके नीचे जो लेयर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बताया, इसके नीचे ये जो लेयर है ये इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बताया। किसका? एल्वियोलर एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ऊपर जो नीला लेयर वो क्या है? एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, राइट? अब बीच में यहाँ पर कुछ स्पेस आता है। एक्चुअली इतना स्पेस तो रहता ही नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक है, तो मैंने यहाँ पर देखा है आपका सुविधा के लिए कि अंडरस्टैंडिंग के लिए सुविधा हो जाए। ये स्पेस मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ पर छोड़ दे रहा हूँ, बाद में बताता। अभी ड्रॉ करूंगा मैं कौन सा? एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी का। ठीक है, ब्लड कैपिलरी का। तो ब्लड कैपिलरी का यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये ब्लड कैपिलरी का क्या है बताइए? एक लेयर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। हाँ, और उसके नीचे ही क्या रहेगा? ब्लड कैपिलरी का सेल रहेगा, सेल रहेगा। ये सेल है, ब्लड कैपिलरी का ये सेल है। ठीक, ये सेल है। तो ब्लड कैपिलरी में जो ये वाला लेयर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पर्टिकुलर ये वाला लेयर मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, लाल कलर से। तो ये जो लेयर है ये कौन सा लेयर है बताइए? ये जो सेल है इसको एक पर्टिकुलर सेल बोलते हैं और इसका नाम क्या है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिथेलियम, एल्वियोलर एपिथेलियम। इसका 5 नंबर लेयर में डिटेक्ट करता, मैं बताता 3 और 4 में बताता। ठीक, तो इसका ये जो कैपिलरी बनाया ब्लड वेसल का, ये जो कैपिलरी, इसका सेलुलर लेयर का नाम क्या है बताइए? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। ठीक, एक्चुअली आप अगर चाहते हो तो इसको एंडोथेलियम लेयर भी बोल सकते हो, सिंपली एंडोथेलियम लेयर। ठीक, एंडोथेलियल लेयर। और एंडोथेलियल जैसे कि यहाँ पर एल्वियोलर एपिथेलियम सेल का एक क्या हुआ था? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एंडोथेलियम सेल जो है उसके ऊपर भी क्या रहेगा? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन का लेयर रहेगा, राइट? बेसमेंट मेम्ब्रेन का लेयर रहेगा। तो ये होता है लेयर नंबर 4। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, राइट? और बीच में ये जो जगह है, बीच में ये दोनों सेलुलर लेयर के बीच में ये जो जगह है ये होता है लेयर नंबर 4।
जो ब्लड को क्रॉस करना होता है, ब्लड को क्रॉस करना है, लेयर एक्चुअली लेयर नंबर 3, ठीक, ये लेयर नंबर 3 जिसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो लेयर है, ये जो खाली पीली लेयर है, ये क्या है, दो लेयर के बीच में, एक तो है यहाँ पर कौन सा, एल्वियोलर एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर नीचे क्या है, एल्वियोलर एंडोथेलियम एंड एंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में जो लेयर है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लेयर नंबर 3 इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। तो देखिए ये 5 लेयर गैस को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। पहले ये 2 नंबर लेयर क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करा। किसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। उसके बाद ये एंडोथेलियम को क्रॉस किया। एंडोथेलियम क्रॉस करने के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आरबीसी है, ये लेयर पे ये आरबीसी जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन है, ये आरबीसी है। मतलब कौन है ये है, होता है आपका ब्लड, ये होता है आपका ब्लड, राइट। और इसके नीचे ऐसा ये लेयर और रहेगा, ठीक, ये अपना ब्लड वेसल, ठीक, जो मैंने यहाँ पर देखा है। इधर साइड में हैजर्ड्स नहीं करना चाहता, तो इस तरह से गैस यहाँ पर, ये ऑक्सीजन आ गया, और एज वेल एज जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था, ये भी उतना ही लेयर क्रॉस करके फिर कहाँ पर बताइए, एल्वियोलाई में चला गया। तो ये होता है रियल लेयर जो क्या है, गैस को क्रॉस करना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि इतना मोटा लेयर, एक्चुअली इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड थिन, वेरी वेरी स्मॉल एंड थिन। तो वो कितना होता है वो लेयर, रेस्पिरेटरी, और ये जो टोटल लेयर यहां से यहां तक की जो टोटल लेयर, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इसका थिकनेस कितना होता है आप जान के चौंक जाओगे, ठीक है। इसका जो थिकनेस है, इट इज ओनली 0.2 नैनोमीटर थिक। कितना होता है बताइए, 0.2 नैनोमीटर, THICK, 0.2 नैनोमीटर थिक इज दिस लेयर। बात समझ में आ गया बच्चों। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी तरीके से आप याद रखना। नैनोमीटर बहुत ही एक शॉर्ट, मत बहुत ज्यादा शॉर्ट, जैसे कि इसका आइडिया थोड़ा बहुत देता हूं। मानिए आप जानते होंगे इसका यूनिट 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर देखते, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, बताइए। ये होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर इक्वल टू देखता हूं, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर, हाउ मेनी माइक्रोमीटर, कोई बोल सकता है मुझे, ऑब्वियसली आपको ये पता होगा। ये होता है 1000 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर, फिर से 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहां तक नैनोमीटर लेवल पे चला आया, यहाँ पर देखिए नैनोमीटर लेवल पे, ठीक। तो बहुत बहुत ज्यादा छोटा, जो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब वो भी साधारण माइक्रोस्कोप में आप नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही क्या है, ये पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा और एक यूनिट बच गया जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये यूनिट भी थोड़ा सा याद रखना, और इसलिए मैं ये बताया क्योंकि आपको जानकारी मिले कि रियली दिस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड दिस रेस्पिरेटरी लेयर जहां से गैस एक्सचेंज होता है, इट इज रियली रियली थिन लेयर, राइट। आई थिंक इट्स दिस आइडिया इज सेंसिबल, राइट। हाँ तो बच्चा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है, जो कि है पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट, पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले ये समझ लो कि व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या मतलब है इसका, बताइए कि यहाँ पर मानिए कि मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर समझो,
ये डेफिनेशन से मे बी आपको नहीं समझ में आया, पर यहाँ पर समझो। और ये कंटेनर आपने ढक दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक छेद रखा जिसके अंदर से आपने गैस अंदर भरा, प्रेशर के साथ अंदर भरा, ठीक है। आप ये जो सिलेंडर है ये पूरा गैस से भरा हुआ है, गैस से ये सिलेंडर भरा हुआ है। और मानिए कि यहाँ पर आपने 4 तरह का गैस भरा। कितना टाइप का गैस भरा बताइए? 4 टाइप्स ऑफ गैस, ठीक, जिसमें मैंने मेंशन कर ही देता हूँ क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी है। मानो कि हमने ऑक्सीजन भरा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड भरा, हमने नाइट्रोजन भरा, और मान लो कि हमने हाइड्रोजन भी भर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रकार का गैस हुआ। तो ये क्या हुआ? इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो यहाँ पर मैंने मेंशन करा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एक गैस का मिक्सचर में हर एक पार्टिकुलर गैस, मान लो कि ऑक्सीजन इस सिलेंडर के ऊपर कितना प्रेशर दे रहा है, तो उसी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कैसे लिखेंगे ऑक्सीजन का? PO2। PO2 को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और मानी कि यहाँ पर ऑब्वियसली CO2 भी है, 4 प्रकार का गैस जो है, CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ये मतलब सिलेंडर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ने जितना प्रेशर क्रिएट किया तो उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको हम किस नाम से लिखेंगे? PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एज यूजुअल नाइट्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा, तो उससे हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब क्या है? ये 2 गैस से, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर गैस एक्सचेंज डिपेंड ऑन, ये जो गैस एक्सचेंज है ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यहाँ पर डिपेंड करता है मेनली 4 मतलब पॉइंट के ऊपर, 4 क्या है उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि किसके ऊपर? पहला है प्रेशर। गैस एक्सचेंज जो है सबसे पहले डिपेंड करेगा किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। मैं एक एक करके समझाता कि गैस एक्सचेंज प्रेशर के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा। दूसरा जो पॉइंट है ये क्या होगा बताइए? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ANT, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर भी क्या होता है? गैस एक्सचेंज मतलब डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, लिखना वैसा टेढ़ा या मेढ़ा जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, ठीक। दूसरा बात क्या है? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक फैक्टर है जो क्या है बताइए? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, THICK, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, अब बताइए एक एक करके मैं बात करता, और आप सबसे पहले ये समझिए कि प्रेशर के ऊपर गैस एक्सचेंज क्यों डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पर क्या है? गैस जो है हाई प्रेशर में सिलेंडर में भरा हुआ है, और यहाँ पर बहुत लो प्रेशर में गैस भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर में गैस भरा हुआ है, प्रेशर ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ही हाई है ये सिलेंडर में। अब अगर आपने इसका ढक्कन अगर मान लो कि आपने ओपन कर दिया, इसका ढक्कन ओपन कर दिया, तो गैस क्या होगा? हाई प्रेशर अंदर है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर गैस माइग्रेट होकर चला जाएगा। और जहाँ पर लो प्रेशर है वहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, वहाँ पर गैस एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर प्रेशर जितना है एटमोस्फेयर में, और ये सिलेंडर के अंदर भी प्रेशर उतना ही है, ठीक, तो कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो गैस ऑलवेज माइग्रेट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, जहां पर प्रेशर ज्यादा रहेगा वहां से कम प्रेशर वाला प्लेस में गैस चला जाएगा। दूसरा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैस। अब देखिए ऑब्वियसली जहां पर प्रेशर हाई होगा गैस का, वहां पर गैस का मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन गैस का जहां पर रहेगा, वहां से गैस लो कॉन्सेंट्रेशन जहां पर रहेगा वहां पर माइग्रेट करके चला जाएगा। बात समझ में आ गया? दूसरा बात कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, कि यहाँ पर देखिए गैस ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होना है? अपना सेल के अंदर होना है, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो अभी गैस को अगर सेल के अंदर आना है तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मेनली प्रोटीन एंड लिपिड से बना है, ठीक है। तो जो लिपिड सोल्यूबल गैस रहेगा ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोर्टेशन उतना फास्ट होगा, उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड
है जो हमको एक्सपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगा, ठीक, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, सेल के अंदर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो गैस का सोल्युबिलिटी ज्यादा है वो क्या करेगा, बहुत फास्ट माइग्रेट करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन से काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20 to 25% मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। how many times soluble than oxygen, how many times faster than oxygen? It is approximately 20 to 25 5 टाइम क्या है, faster than what, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो जिसका सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली वो फास्टर माइग्रेट करेगा, फास्टर क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। दूसरा बात, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अभी अभी आपको बताया था कि क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन होता है जो गैस को क्रॉस करना पड़ता है। अभी अभी 5 मेम्ब्रेन बताया था। तो यहाँ पर एक क्या हो गया था बताइए, ये हो गया था आपका एल्व्यूलर लेयर। एल्व्यूलर लेयर के नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन था एल्व्यूलर लेयर का, और ये था एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल लेयर का बेसमेंट मेम्ब्रेन ये था, और ये था एंडोथेलियम लेयर, और बीच में यहाँ पर क्या था, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये थिकनेस जितना मोटा होगा गैस को एक्सचेंज होने के लिए उतना तकलीफ जाएगा, ठीक है। और जितना पतला होगा उतना क्या होगा, फैसिलिटी मिलेगा। जैसे कि मैं बताया था ये थिकनेस कितना है, 0.2 नैनोमीटर। कितना था, 0.2 नैनोमीटर, याद रखो। तो ये बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला। तो ये गैस को क्या करेगा, ऑब्वियसली बहुत फास्टर माइग्रेट करने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए हेल्प करेगा। और अगर ये थिकनेस मान लो बहुत मोटा हो, 1 मीटर हुआ, तो गैस कभी भी मतलब एक्सचेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रिवीजन करो, राइट। तो बेटा कुछ और बातें हैं जो बच्चों को बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, समझ में नहीं आता, ठीक है। वो क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक, जो अभी अभी आपको मैंने डिस्कस करा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर से हमारा कौन सा गैस से लेना देना है, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो इसको सिंप्लीफाइड बनाते हैं। कहां पर गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है ये हम जान लेते हैं। और ये जानना हमको क्यों जरूरी है, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज में पार्शियल प्रेशर जो है बड़ा अहम रोल निभाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये फास्ट जो है पॉइंट, इसको मैंने यहाँ पर एक कॉलम में क्या रखा कि रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी 2 गैसेस हमने यहाँ पर ली, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा जगह पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम एटमॉस्फेयर में, मतलब एनवायरमेंट, ठीक। तो एनवायरमेंट पे क्या रहता है, बहुत सारा पेड़ पौधे वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये मान लो कि अपना एनवायरमेंट, ठीक, ये अपना एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एनवायरमेंट पे एक तरह का गैस का पार्शियल प्रेशर रहेगा। तो वो पार्शियल प्रेशर एनवायरमेंट पे ऑक्सीजन का कितना रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बच्चों ये ध्यान से समझो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो कितना है, 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 159 mmHg। पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है, बहुत ही कम है। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत लेस अमाउंट पे पाए जाते हैं, ठीक। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो रहा है, 0.3 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.3 mmHg, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि प्रेशर गैस का जहां पर ज्यादा होता है वहां से गैस माइग्रेट करके लो प्रेशर में चला जाता है। तो आपको ये फंडा भी क्लियर हो जाएगा कि गैस कहां से कहां पर जाएगा और क्यों जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कितना था, 159 mmHg, और एल्वियोलाई में कितना है, एल्वियोलाई में सिर्फ एक कम के हो गया कितना, 104 mmHg, ठीक। तो यहाँ पर mmHg ये कहाँ पर,
एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब बताइए कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गैस का प्रेशर जहां पर ज्यादा रहेगा वहां से कम प्रेशर वाला जगह पे क्या होगा, माइग्रेट करके गैस चला जाएगा। अब बताइए ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? ऑक्सीजन इसलिए एनवायरमेंट से हम सांस ले पाते हैं। हम सांस क्यों ले रहे हैं? ये जो खुला मतलब एनवायरमेंट है, एटमोस्फियर है, यहाँ से हम आराम से सांस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है गैस का और एल्वियोलाई में क्या है, कम है। इसलिए हम जब भी खींचते तो आराम से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और ये गैस माइग्रेट करके ऑक्सीजन कहां पर चला जाएगा, एटमोस्फियर से आपका लंग में चला जाएगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एल्वियोलाई में कितना है, वो हो गया 40 mmHg, 40 mmHg। ठीक, अब देखिए मैंने ये भी बताया कि गैस ऑलवेज माइग्रेट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, बड़ा खतरनाक है, टॉक्सिक है। तो अभी इतना गैस कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर लिया, वो अगर हमारा बॉडी के अंदर रहेगा तो हम तो मर ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 40 और यहाँ पर सोच रहे हो एटमोस्फेयर में कितना, इसका प्रेशर बहुत ही कम, तो आराम से क्या हो जाएगा, ये मतलब आराम से क्या हो जाएगा बताए, ये लंग से मतलब एल्वियोलाई से कहां पर, एटमोस्फेयर में ये छोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ क्या, ये एल्वियोलाई। ठीक, तो यहाँ इसलिए क्या हुआ, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर की वजह से क्या हुआ, बाहर एटमोस्फेयर में यहाँ पर चला गया। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो तीसरा बात, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लैक लाइन से यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये मानो कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आरबीसीज दिख रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बताइए, ये होता है 40 mmHg, 40 mmHg डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का लोड ज्यादा है। ठीक, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया 40 mmHg। अब बताइए कि एल्वियोलाई में आपने ऑक्सीजन लिया तो ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली लंग से मतलब एल्वियोलाई से ये जो ऑक्सीजन है कहां पर चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा। इट इज सो सिंपल माय फ्रेंड। ठीक है, और दूसरा बात यहाँ पर देखिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, हाँ किसी को पता है, ये ज्यादा रहेगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर रहेगा ये 45 mmHg, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये होता है एल्वियोलाई। तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पर आएगा बताइए, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आएगा, ये रिलीज जो होना है, तो इसलिए यहाँ पर 45, यहाँ पर 40, तो ऑब्वियसली कहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगा। बात समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए, और हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा यहाँ पर। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये कितना रहेगा 95 mmHg, 95 mmHg। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का नेचर कैसा होगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 और यहाँ पर है 95, तो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होगा, सॉरी ऑक्सीजन क्या होगा बताइए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कितना होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये होगा 40 mmHg। ठीक, तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होगा बताइए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा। बात समझा? हाँ, अब देखिए टिश्यू में क्या होता है बताइए, टिश्यू में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का लोड ज्यादा रहता है क्योंकि टिश्यू और टिश्यू सेल कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन बना, सॉरी टिश्यू में यहाँ पर देखिए डायग्राम रहेगा, ये है अपना कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था 95 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था 40, तो इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चला गया। और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 था और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था पार्शियल प्रेशर 40 था, तो इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पर आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ब्लड में एक्सचेंज नहीं होता, ये सीधा कहाँ पर चला गया, यहाँ पर तो ये फंडा आपको क्लियर हो चुका है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पर आया, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कहाँ पर आ गया,
एटमॉस्फेयर में, बात खत्म हो गया। ठीक है, खाली आपको इतना याद रखना है, और ये भी बात आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको खाली ये फंडा क्लियर करना था मुझे कि गैस कैसे माइग्रेट करता है। मतलब इट इज माइग्रेट फ्रॉम ओनली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बात समझा ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको ये समझ के लेना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में क्यों, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होगा, टिश्यू में क्यों ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन का जो मतलब पार्शियल प्रेशर है वो कितना रहता है बताइए? वो रहता है 40 mmHg, 40 mmHg। ठीक, तो मानिए कि यहाँ पर ये एक टिश्यू है, तो ये टिश्यू कितना मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना लेके बैठ गया? 40 mmHg। और यहाँ पर टिश्यू के नीचे ही क्या रहेगा? ये ब्लड वेसल रहेगा। ब्लड वेसल में क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 95। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर? टिश्यू में सप्लाई हो जाएगा। ये कहाँ पर? टिश्यू में सप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना बच्चों? इट इज रियली सिंपल। अब टिश्यू में क्या है? ऑक्सीजन का लोड तो मतलब कम रहेगा, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होगा? टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा। और टिश्यू में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लोड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर टिश्यू में ऑब्वियसली क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 45 mmHg, 45 mmHg। तो क्या होगा बताइए कि टिश्यू, इसका मतलब क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आएगा? ये आएगा आपका मतलब ब्लड के थ्रू, अल्टीमेटली कहाँ पर? ये आएगा आपका एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो ये बात आपको रियली समझ में आया बच्चों? तो ये आपको रेस्पिरेशन के दौरान ये चार्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक, तो आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से इजीली समझ जाएगा। अब यहाँ पर एक दो बात और याद रखना है बच्चों। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि CO2 इज लिपिड सोल्यूबल गैस मोर देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा फास्ट कौन मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है बताइए? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस कर सकता है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब दूसरा बात क्या है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना फास्टर रहता है? CO2 इज 20 to 25 टाइम मोर सोल्यूबल देन व्हाट? O2। कितना टाइम? CO2 कितना टाइम ज़्यादा सोल्यूबल रहता है बताइए? 20 to 25 टाइम मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। CO2 कौन है बताइए? ये होता है CO2। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन करा। दूसरा बात देखिए, ऑक्सीजन इज 2 टाइम मोर फास्टर देन नाइट्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन कितना टाइम? O2 इज 2 टाइम मोर फास्टर देन व्हाट? नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन भी एक गैस है, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता। ठीक, तो नाइट्रोजन क्या रहता है बताइए? मतलब लेस सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल। उससे दो टाइम, 2 टाइम ज़्यादा फास्टर सोल्यूबल कौन रहता है बताइए? ऑक्सीजन रहता है। और दूसरा और एक बात आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं PN2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कैसा होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एल्वियोलाई एंड ब्लड आर सेम। ब्लड में भी पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का जैसा रहेगा और एटमॉस्फेयर में भी वैसा ही रहेगा, मतलब एल्वियोलाई में भी वैसा ही रहेगा। तो वो पार्शियल प्रेशर कितना है बताइए? ये होता है 537 mmHg इन नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और ये हमारा काम का इसलिए नहीं है कि पार्शियल प्रेशर जितना भी रहने दो, ठीक है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन में नाइट्रोजन को यूज करते ही नहीं। ठीक, अब देखिए ये जो चार्ट आपको बताया, इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो क्या होता है? हम एक और सुइटेबल डायग्राम के थ्रू ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ऑलरेडी आपको हो गया मुझे मालूम है, फिर भी और एक कोशिश। ठीक, और ये जगह मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ये जगह से क्वेश्चन अराइज होता है और बच्चा कंफ्यूज होकर क्या होता है? ये छोड़ देता है, या तो अगर अटेंड करता भी है तो गलत हो जाता है। तो ये जगह से आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जिपमार हो, मतलब एम्स हो, वट एवर द एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप मेरा भरोसा रखो, राइट? तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ वो डायग्राम, खास डायग्राम जो आपको समझना है।
ये क्या है आपका एल्वियोलाई, ठीक। और एल्वियोलाई तो ठीक है। और इस साइड में मैं बनाऊंगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर साइड में मैं बना दूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो चलो यहाँ पर एक एक आरबीसी ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक आरबीसी ड्रॉ कर देता हूँ, और बीच में यहाँ पर फाइनली कौन है, टिश्यू, ये टिश्यू है, राइट, TISSUE, टिश्यू। इधर साइड में ये कौन हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जगह पे ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, MOSPHERE, एटमॉस्फेयर मीन एनवायरमेंट। और ये क्या है आपका एल्वियोलाई, LVOLI। और यहाँ पर टिश्यू हो गया, और एक बच गया कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है, PO2, इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। कितना रहता है आपको ऑलरेडी मेंशन किया, फटाफट बताओ, 159 mmHg, ठीक। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, PCO2, ये कितना रहता है 0.3 mmHg। अभी अवॉइड करेंगे, खाली इतना ही मेंशन करेंगे। आप जान लेना कि पार्शियल प्रेशर किस में मापा जाता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे मापा जाता है, ठीक। और यहाँ पर अभी एल्वियोलाई में देख लेते हैं, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर किसका कितना है, PO2 एंड PCO2। तो यहाँ पर PO2 कितना है बताइए, आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन करा कि 104 mmHg, और PCO2 कितना है यहाँ पर, 40 mmHg, राइट। तो अब ये सब बात है, यहाँ पर हाई ऑक्सीजन का प्रेशर है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, एंटर करेगा कहाँ पर, लंग पे, ठीक। और ये जगह पे एल्वियोलाई पे पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, तो एनवायरमेंट पे ये रिलीज हो जाएगा। बात समझा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना है, PO2 ये है 95 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर PCO2 ये कितना है, ये हो गया था कितना, एक बार ध्यान से बताइए, 40 mmHg। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पर एंटर करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि एल्वियोलाई में प्रेशर 104, यहाँ पर प्रेशर कितना है 95, और ऐसा है। अब ये जो ऑक्सीजन आया ये सप्लाई कर देगा किसको, टिश्यू को, और टिश्यू में पहले से क्या था बताइए, PO2 कितना था टिश्यू में, 40 mmHg, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, PCO2 इन टिश्यू, राइट, ये था 45 mmHg, 45 mmHg, ठीक, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देख लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 ये कितना है बता दीजिए, ये होता है 40 mmHg। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना आता है, PCO2, यहाँ पर भी सेम होता है 45 mmHg, जो टिश्यू में रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो सेम ही रहता है। बात समझ में आ गया। इसलिए घूम फिर के देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर चला जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, एटमॉस्फेयर में से कहाँ पर आएगा, एल्वियोलाई में आएगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पर चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा। और टिश्यू में यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज करके क्या बनाया गया, लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और ये CO2 घूम फिर के कहाँ पर चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पर आ जाएगा, ये एल्वियोलाई में आ जाएगा, और एल्वियोलाई से बाहर एग्जिट हो जाएगा। बात क्रिस्टल क्लियर हुआ, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हमको ऑलरेडी पता चल गया
कि दो तरह का गैस का अगर ट्रांसपोर्ट हमने देखा तो बात खत्म हो जाता है। एक तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा और एक देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है ये दो फॉर्म में होता है। ठीक, 97% ऑफ ऑक्सीजन इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। एक्चुअली ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है? एक चैंपियन सेल जिसका नाम आप काफी बार सुने होंगे, आरबीसी, आरबीसी एज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सी, HAEMO, हीमोग्लोबिन। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन से बाइंड होता है, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के सहारे में जो ब्लड में होता है कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है? 97% ऑक्सीजन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। और बाकी जो 3% ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट होता है? 3% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना पड़ेगा। मानिए कि आपने 100 ml क्या लिया? ब्लड लिया। कहाँ से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया। ये मानिए कि ये 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड। ठीक, ये 100 ml ब्लड लिया आपने। किस तरह का ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहेगा? ये कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? ये एक्चुअली कैरी करता है, देखिए ये जो 97% इसमें कैरी करता है कितना? 20.1 ml। ये कैरी करता है कितना? 20.1 ml। और जो 3% है यहाँ पर ये कितना कैरी करता है बताइए? किसी को अगर पता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली बताएगा। तो ये होता है 0.3 ml। ठीक, ये याद रखिएगा कि जो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये कितना है एक्चुअली? 20.1 ml। और 3% जो है इसमें कितना है? इसमें है 0.3 ml। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा ये सब छोड़ दो, सिंपल सा यहाँ पर मैंने 100 ml क्या लिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेरा क्वेश्चन 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? तो ये कैरी कर सकता है कितना बताइए? 20.1 ml। ठीक, जो यहाँ पर और दूसरा कैरी कर सकते हैं कितना? 0.3 ml। तो टोटल कितना ml होता है? 20.4 ml होता है। ठीक, पर एक्चुअल एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में दे के रखा है कितना? 20 ml। 20 ml क्यों दे के रखा? क्योंकि एनसीईआरटी इज ए वेरी एक्सीलेंट एंड जस्ट आउटस्टैंडिंग बुक है। ठीक है, जस्ट आउटस्टैंडिंग। तो उन्होंने बारीक से बारीक चीज को यहाँ पर मेंशन करा। तो यहाँ पर मुद्दाबात देखा जाए तो क्या है? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी 20.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, इतना ml ऑक्सीजन, राइट, याद रखिएगा, ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। पर हमको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है कितना है बताइए? एक्चुअली ये 20 ml कौन मेंशन करा बताइए? एनसीईआरटी ने मेंशन करा। तो आपको एग्जाम में भी यही लिखना है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और अब ये 20 ml क्यों, ये 0.4 ml क्यों कम हुआ? देखिए लंग के पास दो सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है ब्रोंकियल सर्कुलेशन। तो लंग जब क्या करता है? ऑक्सीजन लेके हार्ट के पास जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो क्या होता है? ब्रोंकियल सर्कुलेशन का कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पर मिक्स होता है। मिक्स होने की वजह से क्या होता है? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, और जिसके वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन का वैल्यू कम हो जाता है, अप टू कितना? 0.4 ml। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमाइज कितना है बताइए? 100 ml ब्लड कैन कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये बात बड़ा ध्यान से याद रखना। ठीक, अब देखिए अब बच गया किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का बारी।
तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, 3 फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कितना फॉर्म में बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां पर मैं देखा था ये बात, ये जगह पे देखा था। एक तो होता है कौन सा बताइए, 20 to 25%, 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड। सारा ब्लड ही करेगा। ब्लड में कौन है, आरबीसी। आरबीसी ये क्या करेगा, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा एज ए फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये भी। ठीक, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो उसको बोलते ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पर जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है तो उसको बोलते कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, 20 to 25%, राइट। और उसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में क्या होता है, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और बाकी 70% मेजर परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट। किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3- इसको बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन। कितना परसेंट, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, 70% ट्रांसपोर्ट होता है। और बाइकार्बोनेट आके कहां पर गिरता है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ठीक, और दूसरा और 1% रह गया जो कितना है, नियर अबाउट 7% जो और कार्बन डाइऑक्साइड रिमेनिंग होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा के अंदर डायरेक्ट ये डिजोल्व रहता है। ठीक है, तो एक बारीक क्वेश्चन, अगर ये फ्लैट क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, अगर आपको घुमा के बारीक क्वेश्चन पूछा कि ये जो 100% मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है, इसमें से कितना परसेंट प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है डायरेक्ट, तो आप बोलेंगे 7%। पर अगर बोलेंगे टोटल कितना परसेंट, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट भी अल्टीमेटली कहां पर आता है, प्लाज्मा में आता है, तो अगर टोटल पूछा तो क्या बोलेंगे, 70% + 7%, मतलब 77% जो है ये क्या होता है, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। पर अगर फ्लैट क्वेश्चन जनरली पूछा कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय थ्रू द प्लाज्मा, तो आप सिंपली क्या बताएंगे, 7%, राइट। तो यहाँ पर सिंपली कितना बोलेंगे आप, सीधा 7%। बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए मैंने बताया कि 100 ml ब्लड कैन कैरी अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 20 ml ऑक्सीजन जो है ये अगर पेरिफेरल टिश्यू से ब्लड के थ्रू मान लो क्या किया, इसने पेरिफेरल टिश्यू से पास किया, पेरिफेरल टिश्यू से मतलब कोई टिश्यू के अंदर से पास किया, ठीक है, तो ये टिश्यू को कितना अमाउंट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, इसके पास रहता है कितना ml बताइए। ये जो ब्लड है 100 ml ब्लड, मानिए ये 100 ml ब्लड है, ये ब्लड के पास कितना ऑक्सीजन है ये मैंने बताया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बताया कितना, बताइए 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ये कैरी करता है। पर ये जब पेरिफेरल टिश्यू पास होता है तो ये पेरिफेरल टिश्यू को कितना ml ऑक्सीजन सप्लाई करता है, 5 ml पर मिनट कितना ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ये इसके पास टोटल रहता है कितना, 20 ml ऑक्सीजन 100 ml में। और यहाँ पर पेरिफेरल टिश्यू जब पास करता है तो वो पेरिफेरल टिश्यू को कितना ml ऑक्सीजन सप्लाई करता है बताइए, 5 ml ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये जो घटना है इसको याद रखना, इसके साथ गड़बड़ मत करना। कि देखिए और एक बार बता देता, क्योंकि ये बच्चों अक्सर गलती करता है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी 20 ml of oxygen, but when this blood is transported through the tissue, ठीक है, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर से जब ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल के थ्रू, तो ये क्योंकि टिश्यू में क्या रहता है बताइए, ऑक्सीजन का डिमांड रहता है, तो ये टिश्यू को कितना अमाउंट सप्लाई कर देता है बताओ, 5 ml सप्लाई कर देता है। और ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये
कौन सा क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड, राइट। तो आप बताइए, आप डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें कितना % ऑक्सीजन रहता है बताइए। ये इंटरेस्टिंग और इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आप जान के हैरान हो जाओगे। आप तो एस्टिमेट कर ही लिया, बताइए 20 ml में से अगर 5 ml उस वो पेरिफेरल टिश्यू को सप्लाई कर दिया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अभी भी कितना है बताओ, 75% क्या है बताओ, ऑक्सीजन अभी भी मौजूद है। दैट इज इंटरेस्टिंग, राइट। इंटरेस्टिंग है ना, हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों यही था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप यू एंजॉय लॉट। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe my channel. Bye बच्चों।